दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज एबीएस एनसीईआरटी का नोट्स लेंगे। आज हम लोग जल को कंप्लीट करेंगे। कुआं या बावड़ी, कुएं के सूखने के प्रमुख कारण, घर्षिसर, मृत सागर, ऊर्जा के पारस्परिक स्रोत, जीवाश्म ईंधन, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को लेंगे। जल विद्युतीय ऊर्जा को कंप्लीट करते हुए पेट्रोलियम गैस और वायुमंडल में पाए जाने वाला गैस, ग्रीन गैस को कंप्लीट करेंगे। और सेकंड वीडियो में हम लोग बायो सोलर सिस्टम को लेंगे। जी हाँ, बने रहे, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर का पेपर एंड डिजिटल कंटेंट क्लास मिलेगा। दोनों को अगर आप कंबाइंडली कर लोगे तो इस बार का सीटेड आपका स्मूथली ट्रिकी वे मैजिक के तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा। दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे। सीटेड राजा लेते हैं जल को। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। जी हाँ, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। हम पानी के लिए जब ऊपर से देखते हैं तो 1/3 पानी ही दिखता है, इसीलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही। महासागर ओशियन का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% है। दोस्तों नोट डाउन करेंगे, अलवण जल जो है 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादर और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। 2.7 ही पानी पीने योग्य है। नोट डाउन करेंगे। आगे कुछ पॉइंट देखते हैं। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जल एक सार्वभौमिक विलायक है। पदार्थ की तीनों अवस्था लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों जल में विद्यमान रहता है। इसलिए आप देखते होंगे पानी से आप बर्फ़ भी बना सकते हैं। जी हाँ, और पानी को जब आप उबालते हैं तो वाष्प के रूप में वो गैस बनके उड़ भी जाता है। इनमें विभिन्न पदार्थ की घोलने की क्षमता पानी में होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कुआं या बावड़ी, इसके बारे में कुछ पॉइंट। सीढ़ीदार कुआं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण का पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कुएं के सूखने के प्रमुख कारण क्या क्या है? पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन में पानी की कमी होती जा रही है। झील कम हो रही है, जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ और पार्क के चारों ओर मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये रीजंस है। आगे देखेंगे घर्षिसर। घर्षिसर क्या है दोस्तों? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं सीटेड में। सर यानी कि तालाब, इसमें जैसलमेर के राजा ने घर्षी ने, नोट डाउन करेंगे, जैसलमेर के राजा घर्षी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इनके दोनों तरफ पक्के घाट सजे हुए बारमदे, कमरे, बड़े हॉल आदि थे। मीलों तक फैले इस घर्षिसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह से बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता था तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए उस पर इकट्ठा होते थे, तालाब में चला जाता था। जब भी वो पूरा भर जाता था, पानी तीसरे तालाब में चला जाता था। इस तरह के 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज भी घर्षिसर जैसा उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई है। यह इकट्ठा होने वाले पानी अब तालाब की तरह नहीं, जहां जाकर बेकार बह जाते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे मृत सागर। मृत सागर क्या है? मृत सागर, वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे कि हम आराम से लेटे हुए हैं, जैसे ये व्यक्ति लेट के आराम से कुछ एंजॉय किए जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब देखेंगे ऊर्जा। ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत
सूर्य है और सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। शाकाहारी पौधे को खाते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं और मांसाहारी शाकाहारी भोजन को भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक होता है। कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में भी विलीन हो जाता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को देखेंगे। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जीवाश्म ईंधन है, जो कि जीवाश्मीय ईंधन का निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं और उनका नवीनीकरण नहीं हो सकता है। जीवाश्म उन जीवों के अवशेष है जो बहुत वर्ष पहले जीते थे और जीवाश्म ईंधन वो पौधे होते जो पृथ्वी के नीचे दब गए थे और जो पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए थे, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। अब जीवाश्म ईंधन से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट को नोट डाउन करेंगे। कोयला यह एक ठोस पदार्थ है। हमारे देश में कोयले की खान बिहार के रानीगंज, झाड़िया और धनबाद नगर के पास पाई जाती है। तेल यह एक द्रव धातु है। भारत में तेल पश्चिमी तट पर तथा राजस्थान, गुजरात व आसाम की डिगबोई क्षेत्र में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। खाना पकाने के प्रयोग में आने वाली गैस को एलपीजी या द्रव पेट्रोलियम गैस कहते हैं। वह सिलेंडर में भर के लाई जाती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी जैसे बसों, स्कूटर, ऑटो रिक्शों और टैक्सियों में सार्वजनिक यातायात के वाहनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों देखेंगे गैर परंपरागत स्रोत क्या है ऊर्जा के और नोट डाउन करेंगे। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत यह नवीनीकृत संसाधन है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाली है। जैसे कि सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये प्राकृतिक में व्यापक रूप से पाई जाती है। ये प्रदूषण रहित होती है। वायु ऊर्जा क्या है? वायु ऊर्जा का पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों के लिए, खेती की सिंचाई के लिए, पानी उठाने के लिए काम हुआ है। वायु की गतिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रयोग में लाया जाता है। अब देखेंगे दोस्तों जल विद्युतीय ऊर्जा और ज्वार भाटा बायोमास, इसे कंप्लीट करेंगे। जल विद्युतीय ऊर्जा गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिक ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है, इसे जल विद्युतीय कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? ज्वारीय शक्ति का ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र की या सागर की लहरों की ऊर्जा है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है, उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों बायोमास से प्राप्त ऊर्जा और पेट्रोलियम को आज कवर करेंगे। बायोमास से प्राप्त ऊर्जा, बायोमास वह पादप सामग्री है जिसका प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ है। बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जाता है या इनको विभिन्न प्रकार के ईंधन में परिवर्तित करके इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए गन्ने की खोई, धान की भूसी, अनुपयोगी लकड़ी आदि भी ये बायोमास के प्रकार है। अब देखेंगे पेट्रोलियम और इनसे कुछ पॉइंट को नोट करेंगे। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है पर इसके बनने की गति बहुत ही धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जमीन पे निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होता है। इसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इसमें मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, बायोवन में प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस इससे निकलता है। याद रखेंगे सीटेट में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका था कि पेट्रोलियम के बारे में गहरे रंग का गाढ़ा होता है। नोट डाउन करेंगे, गहरे रंग का गाढ़ा होता है जिससे ग्रीस भी निकलता है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों गैस के बारे में नोट डाउन करेंगे। द्रव से गैस में परिवर्तन होने वाला प्रक्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। बाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होता है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होगा तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति भी बाष्पीकरण का होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैस होती है। ये गैस जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है और इनमें विश्व में गर्मी बढ़ रही है। भारत में
क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है। अब दोस्तों वायुमंडल में पाए जाने वाला कुछ गैस को आज देखेंगे और ग्रीन हाउस को देखेंगे और आगे हम लोग सोलर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन जो 78% है और ऑक्सीजन का मात्रा 21% है, ऑर्गन की मात्रा 90.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग नोट डाउन करेंगे 0.03% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। इन अन्य सभी गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा भी मौजूद है। आगे हम लोग ग्रीन हाउस गैस को देखेंगे दोस्तों। ग्रीन हाउस गैसें बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है जो वायुमंडल में गर्मी को रोकने में सक्षम होती है। इसके वजह से पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। पृथ्वी के वातावरण में होने वाला बदलाव और इसके सतह में तापमान में होने वाला बदलाव में इन गैसों का मुख्य कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मूल कारण यह ग्रीन हाउस गैस ही होता है। जब वातावरण में इन गैसों में बढ़ोतरी होती है तो इस प्रकार भी बढ़ जाता है। यही ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है और मौसम चक्र को भी बदलता है। ग्रीन हाउस गैस जिसकी अधिक होती है पृथ्वी की सतह का तापमान भी उतना ही अधिक बढ़ेगा। इसी के वजह से इन सभी गैसों को मिलकर ग्रीन हाउस गैसों का नाम से हम लोग इसे जानते हैं। अब देखेंगे प्रकृति में पाए जाने वाला गैस ग्रीन हाउस कौन कौन सा है और मानव द्वारा निर्मित कौन कौन सा है, सबको नोट डाउन करेंगे। वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें जो कि नेचुरल वे में आपको मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, जलवाष्प वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड फ्लोरोकृत गैसें फ्लोरीन गैसें, इसे हम ग्रीन हाउस के गैसें कहते हैं। अब मानव द्वारा जो निर्मित गैसें निम्नलिखित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परक्लोरोकार्बन, सल्फर हाइड्रोक्लोराइड, ये मानव द्वारा निर्मित है। नोट डाउन करेंगे। अब दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि के प्रमुख निम्नलिखित कारण क्या क्या है। औद्योगिकरण है, आज देख रहे होंगे सिटी के अंदर बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ खुल रही है। नगरीकरण है, आज शहर काफ़ी डेवलप कर रहा है, बिल्डिंगें बन रही है। उपभोक्तावादी संस्कृति है, वाहनों में जीवाश्म ईंधनों का जलने से उत्पन्न धुआं एवं वनों का विनाश, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे वायुमंडल एंड सोलर सिस्टम को। बने रहे हमारे साथ चैनल पे। 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास दोनों को ज्वाइन करो दोस्तों। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे में मैजिक वे में आप एक अटेम्प्ट में क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।